एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम आईएएस का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. फोरम आईएएस की रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस फोरम आईएएस की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहाँ से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। जीएस बोर्ड में फोरम आईएएस की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। हेलो, मेरा नाम सौरभ कमल है और मैंने 69 BPSC में 140 रैंक हासिल की है और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स 1 नंबर से रुक गया था, लेकिन इस बार मैंने प्रीलिम्स में करीबन 10 नंबर का लीड लिया था। तो मेरा जो ये वीडियो है DKT के थ्रू, दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू, मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा, प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके पूरे इंटरव्यू तक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले एग्जाम के माध्यम को और एग्जाम का क्या पैटर्न है उसको समझें। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप जितने साल का कर ले उतना अच्छा है, लेकिन 15 साल का तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है और वो क्या चाहता है आपसे। आपके नॉलेज का वहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, रोल होता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है वहाँ पे। तो अगर आपको लीड लेना है 10 या 15 नंबर का, तो आपको नॉलेज के साथ ये चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स को भी पकड़ होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो सोर्स किया था वो था एडिटोरिया का करंट अफेयर्स था। तो वो अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं स्पेशल के साथ नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो आपका काम पूरा हो जाता है। और प्रीलिम्स इतना कठिन है भी नहीं। उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि बीच में 10 क्वेश्चन आते हैं जो एप्टीट्यूड और मैथ्स के होते हैं, उसको गलत ना करिए। अगर वो कर देंगे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स का ये स्टेज हो गया। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम चाहिए वो 1 महीना होता है। 1 महीने से ज्यादा आपको कोई समय नहीं चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए जो समय चाहिए वो 2 महीने और इंटरव्यू के लिए 1 महीने। तो अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने किया है, मैं 2 बार इंटरव्यू तक गया हूं, तो उसके साथ साथ भी आप बीपीएससी की तैयारी 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो और सिलेक्शन आपका कंफर्म हो ही जाएगा। इतना कठिन एग्जाम नहीं है ये। तो अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको उसका प्रारूप जानना पड़ेगा, आपको उसका पूरा जानना पड़ेगा, स्ट्रक्चरिंग क्या है एग्जाम का। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें हिंदी का जो पहला पेपर होता है उसमें जो आपको 40 नंबर के ऊपर पाना होता है, तो उसको भी लाइटली लेके आप नहीं चल सकते हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए और ग्रामर को कर लीजिए, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लोग मिस कर जाते हैं वो होता है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल का पेपर 100 नंबर का हो गया है और आपको 40 नंबर पाने हैं और पेपर का लेवल हाई होता है, तो उसकी भी तैयारी आप पूरी करके जाइए। ऑप्शनल का स्ट्रेटजी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सारा ऑप्शनल अलग होता है, मेरा फिलोसफी है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि मैंने नेट का पेपर वगैरह किया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरिट बनता है, वो GS1 है, GS2 है और ऐसे है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे से। जैसे कि अगर जो यूपीएससी का पेपर देता है वो जानता होगा कि यूपीएससी में 2 ऐसे आते हैं, 125 मार्क्स और 125 मार्क्स। इसमें आते हैं 3 ऐसे 100 मार्क्स के। पहले 2 जो आते हैं वो आपके मीडियम के होते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, लेकिन जो तीसरा होता है वो रीजनल लैंग्वेज में होता है और वहीं पे कैच है। अगर वो ऐसे में आप मार्क्स अच्छे ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो तीसरा जानने के लिए आपको वहां की रीजनल भाषा को जानना पड़ता है, जैसे कि मैथिली, अंगिका या भोजपुरी, और भी जो भाषाएं हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में। उसके अलावा GS1 की बात करते हैं। GS1 में सबसे पहले आता है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए उसके सिलेबस को जानना। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ रहा है, तो आप बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और ये सब भी तैयार करके चले जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भी तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 के बाद स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी के बाद, और अभी तक जो चल रहा है वो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने तो एक किताब पढ़ी है, बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, सच बताऊं तो। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये हिस्ट्री का हो गया। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ी थी, वो किताब सबसे अच्छी है अभी भी। या तो नोट्स पढ़ सकते हैं या तो किताब पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर एग्जाम को जानना है
तो इस एग्जाम के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के भी करीबन 20 साल के करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, और रिपीट नहीं होंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं। जैसे संथाल परगना के बारे में पूछेंगे या किसी भी रिवोल्ट के बारे में पूछेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिलेबस है आपका यूपीएससी से सीधे सीधे मैच हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है GS1 का, अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपका पार्ट 1 हुआ GS1 का। GS1 का पार्ट 2 होता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक ही सोर्स को किया, और वो था विजन IAS, और उससे बेस्ट सोर्स मुझे कुछ नहीं लगा। और उसमें भी सबसे अच्छा है, अगर आप मंथली पढ़ पाए तो पिछले 6 महीने का मंथली अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स के पहले का और मेंस के पहले का, अगर टोटल आप अगर मेंस के 8 महीने पहले तक का अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं विजन IAS का, तो आपको करंट अफेयर्स में कोई भी बीट नहीं कर सकता, और सारे के सारे आपको क्वेश्चन आते ही रहेंगे वहां पे, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन वहां पे नहीं बनते हैं। ये आपका 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग मिस कर जाते हैं। मुझसे भी एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जिस वजह से मेरी मेरिट में थोड़ी कम आ गई। वो होता है स्टैट का पार्ट या मैथमेटिक्स का पार्ट। वो लेवल 10th का मैथ्स होता है, उसमें 72 नंबर का पेपर होता है। 72 नंबर में आपको 72 सबको ही आते हैं, उसको आपको मिस नहीं करना है। उसके लिए मैंने क्या किया था, प्रीवियस है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको सारों को लगा लिया था। मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी इसकी, ना कोई किताब खरीदी थी ना कुछ भी, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, मैंने PCM किया हुआ, इंजीनियरिंग की है, तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो RD शर्मा या NCERT की 10th की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है GS1 में। अब GS2 पे आते हैं। GS2 भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने जो पढ़ा है वो है लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत के साथ साथ मैंने गवर्नेंस भी पढ़ा था उन्हीं की किताब से, और साथ साथ इसको अपने वैल्यू एडिशन के लिए विजन IAS के करंट अफेयर से मैच किया। अगर आप विजन IAS के करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पार्ट को मैच नहीं करेंगे तो आपका बहुत ही कम चांस है कि आपको नंबर ज्यादा मिले। तो आपको साथ साथ ये करना पड़ेगा कि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फेडरलिज्म है और ये सब है, ये आते रहे, और साथ साथ आपको विजन करंट अफेयर्स का भी कोर कमांड हो। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इकोनॉमी के लिए मेरा कहना ये है कि आप बिहार के बजट, यूनियन के बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों तैयार करके जाइए। बहुत ही अच्छी पकड़ तो नहीं, लेकिन तभी ओवरऑल व्यू होना चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा खर्चा क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट क्या है, ये सारी चीजें आपको अगर पता होगी तो इससे आपका नंबर बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपका नंबर कटेगा, लेकिन नंबर बढ़ेगा, और यहाँ रेस नंबर बढ़ाने का ही है। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए कुछ भी नहीं करना है। मैंने जो पहले किताब पढ़ी थी यूपीएससी के लिए उसी को रिवाइज किया, GC लिया और 11th-12th की ज्योग्राफी, बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन अगर ज्योग्राफी का पेपर आता है और पीछे आर्ट एंड कल्चर का पेपर आता है तो उसमें आप कोशिश करिए कि डायग्राम के साथ अपने क्वेश्चंस को इलस्ट्रेट करिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था इंडियन मानसून के बारे में, तो इंडियन मानसून में 3-4 आपके थ्योरीज है, कामेश्वरम को लेके और भी 3-4 थ्योरीज है, उसको आप फिगर से बता दीजिए, जेट स्ट्रीम्स को बता दीजिए, या साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या अंतर ये बता दीजिए। उसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब, ये मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज्योग्राफी में ऐसा कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बाकी लोगों से बढ़ ही जाएगा। तीसरा पार्ट आता है साइंस टेक्नोलॉजी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं आजकल जो चल रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी। ये दोनों टॉपिक तो कंफर्म करके जाइए। उसके अलावा इसके लिए मैंने जो सोर्स किया था वो विजन IAS का करंट अफेयर्स था। तो आप देख रहे हैं कि विजन IAS का करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर विजन IAS का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाते हैं पूरी तरीके से 8 महीने का, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है मेंस का जो क्वालिफाई ना कर पाए। मैंने 3 मेंस दिए हुए अभी, यूपीएससी का 2 दिया है, बीपीएससी का 1 दिया है। मेरा 100% सक्सेस रेशियो है। उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ विजन IAS के करंट अफेयर्स को। इसके बाद आते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरा 30 सितंबर को मेंस खत्म हुआ यूपीएससी का, और 15 पहले दिन मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने 10-12 दिन में तैयारी की, लेकिन आप 1 महीने तक कम से कम तैयारी करिए। 1 महीने की तैयारी के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर है, मतलब कि आप एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, आपका जो भी बने, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी में से ही एक करिएगा, वही सबसे ज्यादा अच्छी है। उसके अलावा एक हिंदी का न्यूज़पेपर जो पटना बेस्ड हो वो पढ़ लीजिए, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो मंथली वहां का और नेशनल करंट अफेयर्स, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपका नॉलेज कितना है वहां पे, आपको वहां पे इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन में डाल देंगे कि आप वहां से निकल ना पाए, लेकिन आपको पॉजिटिव अप्रोच करके वहां से निकलना होता है। तो ये तैयारी होगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू की तैयारी तो खैर बाद में होती है, अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा करना नहीं होता है। तो मेंस में मेरा मानना है कि मेंस में आप मेन फोकस करिए ऐसे पे।
ऐसे पे फोकस करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के ऐसे देख लीजिए, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीपीएससी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया, कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे मेरा क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन द सॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, तो इसमें तो बहुत ही वन डायमेंशनल बनेगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा बड़ा अच्छे से लिखूं डायमेंशन बढ़ा के। तो मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है हमारे यूनिवर्स का, उसके बाद फिलोसॉफिकल थोड़ा मैं गया, उसके बाद जो इसमें कोर पूछा गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो पूछा। अगर आप कोशिश करें तो इसमें आईआर का डायमेंशन और पॉलिटिकल डायमेंशन भी डाल सकते हैं, उससे आपका जो वैल्यू एडिशन है वो हो जाएगा। तो अगर एनालिसिस करना चाहो किसी भी ऐसे का, तो ऐसे आपका ऐसे स्टार्ट होना चाहिए कि नॉर्मल कोई कहानी से स्टार्ट करिए, आमतौर पे कहानी से स्टार्ट करना चाहिए, छोटे एनेक्डोट, जरूरी नहीं है कि असली कहानी हो, कोई भी कहानी हो सकती है जो आप बना सके। उसके बाद आपका अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए प्री हिस्टोरिकल, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। अगर इतना कर लेते हैं, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी अगर आप डायमेंशन डाल देते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसे से बेस्ट ऐसे कोई हो सकता है। और ऐसे का जो ट्रिकी पार्ट है बीपीएससी में, वो तीसरा पार्ट है, क्योंकि वो जो लिखे रहते हैं उसे समझना ही सबसे मुश्किल होता है कि कौन सी भाषा में लिखा है। तो जो हिंदी बेल्ट वाले हैं वो तो मेहनत करके लिख सकते हैं, लेकिन बाहर के बेल्ट वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो मेरा बताने का है वो हिंदी बेल्ट वालों के लिए मेन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, उनको बैकअप के लिए कोई एग्जाम चाहिए, जैसे मुझे चाहिए था, मैंने भी किया। लेकिन ये एक अच्छी परीक्षा है, पीसीएस आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ऐसे का जो तीसरा पार्ट है उसके लिए आप कोशिश करिए कि वहाँ के लोगों, अगर आपके कोई दोस्त है बिहार में, उनसे इंटरेक्ट करिए, या फिर कोई वहाँ की लोकल भाषा है उसमें कोई मैगजीन वगैरह पढ़िए, क्योंकि अगर आप वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है तो आप उसके बारे में ऐसे लिख नहीं सकते। वो बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे का अप्रोच भी सिंपल होगा, खाली आपको उसको डिसाइफर करना होगा कि ये क्या बोल रहा है, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। ये होगी ऐसे की तैयारी GS1 और GS2 की। ऑप्शनल की तैयारी मेरी ये थी कि मैंने नेट का पेपर पढ़ा था और मैंने यूपीएससी का दिया है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और साथ साथ हिंदी का जो पेपर है उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग उसमें भी मेरे ख्याल से निकल जाते हैं, उसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। उसके लिए आप ग्रामर थोड़ा पढ़ लीजिए और साथ साथ ऐसे लिखना आना चाहिए। तो बहुत ही कठिन तो नहीं है, लेकिन एक हफ्ता उसे भी आप दे सकते हैं अपनी तैयारी में।